नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आरआरबी जेई के आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। इसके जस्ट बाद आपका 2019 का एनटीपीसी का एग्जाम लगने वाला है, जिसको देखते हुए आपको लगातार पिछले सालों के हल प्रश्न दे रहे हैं। साथ साथ आपको 50-50 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन प्रश्नों की सीरीज भी चला रहे हैं शाम को 4 बजे। आज हम आपको पिछले साल का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसका पूरा प्रश्न पत्र कराएंगे। इसमें आपके जीएस के प्रश्न पत्र भी शामिल होंगे, रीजनिंग के भी होंगे और मैथ का पूरा पेपर होगा। इसके पहले जो आपकी एनटीपीसी वैकेंसी थी 2016 में आई थी, वो 18,000 करीब वैकेंसी थी। अब आ रही है आपकी वैकेंसी 2019 में लगभग दुगनी वैकेंसी आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम आपको 6 पार्ट करा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन मिल जाएगी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए बहुत से मित्र मेरे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हुए, जिनको जानकारी और वीडियो की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, वो क्या कीजिए, देखिए वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे यहाँ पर आपको लाल रंग के सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा। इसको दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा और बगल में लगी घंटी को अवश्य दबाइएगा, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के हम पहले पेपर के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम पहले प्रश्न। यहाँ पर देखिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, ताकि आप थोड़ा सोच सकेंगे। और पूरा 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों की सीरीज है, तो हम तेजी से हल करेंगे ताकि आपकी समय की बचत हो सके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है, आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। स्टील का एक रूप है, लेपित लोहा है, या कच्चा लोहा, या फिर खनिज लोहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो होता है तो जस्तीकरण कहलाता है। मतलब कि जस्ता का लेप जब आप लोहा में चढ़ा देते हैं तो जो आपका लोहा होता है वो सुरक्षित हो जाता है, तो उसको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड या फिर जस्तीकरण कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, उनको यहाँ पर बी ऑप्शन पे टिक करना होगा, माउस का कर्सर ले जाना होगा बी ऑप्शन पे, तो यहाँ पर जाके ये बी ऑप्शन ये सही होगा। तो याद रखना है आपको, जो लोग नए हो, बाकी लोग एग्जाम दे चुके हैं तो उनको सारा कुछ आपको मालूम होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन आया आपके सामने, थोड़ा इसको करते हैं जूम ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ पाएगा। यहां पर पूछा गया है, देखिए ट्रैक्टर को 14 लिखा जाता है, तो ट्राली को भी 14 लिखा जाता है, तो स्कूटर को क्या लिखा जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या चीजें आपको कही गई हैं। ट्रैक्टर में देखेंगे ना, 3 और 3 6 1 7 लेटर्स हैं आपके। इसके बाद ट्रॉली में देखेंगे 3 3 6 1 7 लेटर्स इसमें भी। इसके बाद बात करेंगे स्कूटर में 3 3 6 1 7 लेटर है, अर्थात तीनों में 7 लेटर है और 7 को 14 लिख दिया जा रहा है। 7 को 14 लिख दिया जा रहा था, 7 को पुनः 14 लिखा जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका फिर से सही हो जाएगा। चलिए आपके नीचे ऑप्शन भी लिखे गए, इसको भी आप लोग देख लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हम तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। कथन और निष्कर्ष, लगातार काफी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और अपनी मैं सीरीज में शाम को 4 बजे 50-50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में कथन और निष्कर्ष साथ साथ लेके चल रहा हूं। देखिए कथन और निष्कर्ष से कितने सवाल इसमें मिलते हैं। कथन देखिए हमारा कह रहा है, घरेलू मांग कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं, ये आपका कथन है। इसके बाद देखिए निष्कर्ष इससे निकलता है कि नहीं निकलता, ये बात की हम लोग आपसे चर्चा करते हैं। निष्कर्ष देखिए हमारा है, कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए। पहला निष्कर्ष है हमारा, इसको आप लोग देखिए और बताइए क्या निष्कर्ष निकल रहा है। इसके बाद दूसरा पूछा जा रहा है, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। सिर्फ देखिए आपको कथन आपको पढ़ना है। कथन में यदि कहा गया होगा, इस सब चीजों की चर्चा की गई होगी, तो हम लोग कथन को मतलब निष्कर्ष को सही मानेंगे। देखिए कथन में सिर्फ ये कहा गया है कि घरेलू मांग कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये चीजों की चर्चा ही नहीं की गई, आयात निर्यात की कोई चर्चा नहीं की गई। आप लोग सी ऑप्शन में जाएंगे, सी ऑप्शन में ना तो प्रथम और ना तो द्वितीय दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं, अर्थात ये दोनों कथन में कहे ही नहीं गए हैं। आपको अपने से कुछ भी सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे चर्चा करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए कुछ निशान बदलने के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा टाइम जल्दी करना होगा इनको सही करने के लिए। यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 और 14 को आपस में बदल दीजिए। ये आपका एक समीकरण है, यहां पर देखिए समीकरण है। इसमें आपको क्या करना है, माइनस और इंटू को बदलना है और 5 और 14 को बदल देना है। तो चलिए बदल कर आपको दिखाते हैं और बताते हैं क्या आपका इसमें सही हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 की जगह पे 14 रख देना है। प्लस तो प्लस ही रहेगा, इसके बाद 4 भी रहेगा, इसके बाद आपको भाग का निशान भी यहाँ पर रहेगा और 2 भी रहेगा। माइनस को देखें बदलना है, गुणे में करना है, याद रखना है माइनस को हम लोग गुणे में कर देंगे और 8 कर देना है। इसके बाद 14 की जगह पे आपको 5 करना होगा और मल्टीप्लाई की जगह पे आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका रिएक्शन पूरी बनेगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। भाग करते हैं ना सबसे पहले, तो 2 आ जाएगा ये। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो 16 और 14 आपको जोड़ लीजिएगा, 16 14 जोड़ करके 5 घटा दीजिएगा, तो 25 आपको सही आंसर मिल जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नीचे आप लोग ऑप्शन भी देख लीजिए, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है।
एक देखिए दिया गया है आपको, इसको बार वाला प्रश्न है। इसमें आपको करना क्या है, अव्यक्त आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, बार वाले प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो लिखा होता है ना, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिख लेंगे, इसको 236 लिख लेंगे, जो हमारी संख्या है, टोटल संख्या लिख लेंगे। और जिसमें बार नहीं लगा गया, देखेंगे ना 2 में बार नहीं लगा है, 0 को हम छोड़ ही देंगे। 2 में बार नहीं लगा है तो 2 को घटा लेंगे। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा, नीचे क्या करना होगा आपको, नीचे जितनी संख्याओं में बार लगा होता है, जितनी संख्या में देख रहे हैं ना 2 संख्या में लगा हुआ बार, तो 9 लिख लेंगे। और जितनी संख्या में बार नहीं लगा हुआ है, मतलब 0 और 2 में बार नहीं लगा हुआ है, तो उसमें 0 लिख लेंगे। इस प्रकार से बार वाले क्वेश्चन आपके हल होते हैं। ऊपर आ जाएगा 234 बटे 99, 0 आ जाएगा, तो 26 बटे क्या आ जाएगा, 26 बटे 1100 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। इसके बाद आ जाएगा 13 बटे 550। यहां पर कहीं पर आपको दिख रहा हो 13 बटे 550, तो उसको सही कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, छठवां क्वेश्चन। इसमें देखिए आपसे कहा गया है, एक जग में 2 छिद्र हैं और 2 होल हैं। पहला जो छिद्र है जग को 15 मिनट में खाली कर सकता है, और दूसरा जो छिद्र है जग को 20 मिनट में खाली कर सकता है। एक करता है 15 मिनट में और दूसरा करता है 20 मिनट में। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्र जग को कितनी देर में खाली कर देंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सही करते हैं हम लोग। पहला जो है 15 मिनट में आपको खाली कर रहा है। थोड़ा इसको ऐसे करते हैं ताकि आपको पूरा प्रश्न दिखाई पड़े, क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। आप भी लोग लगाने का प्रयास कीजिए। हमारा प्रयास है कि आपको जल्द से जल्द 100 क्वेश्चन करा दिया जाए। आपको थोड़ा कम समय दिया जाएगा हल करने के लिए। आप लोग इसको वीडियो को पुश कर सकते हैं बाद में देख करके। तो क्या करते हैं, 15 एक कर रहा है, एक आपका 20 में कर रहा है। इनका दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 60 आ जाएगा। अर्थात इनकी जो क्षमताएं होंगी वो 4 होगी, एक की 3 होगी। अर्थात दोनों हैं जो हमारे हैं वो 7 करते हैं, 1 घंटे में 7 कर सकते हैं, 7 खाली कर सकते हैं। अर्थात 60 आपका पूरा लक्ष्य है खाली करने का, तो 60 बटे 60, 7 बटे 60 ये हो जाएगा आपका। खाली करेंगे कितनी देर में, तो 8 सही 4 बटे 7, इतनी देर में ये क्या करेंगे, खाली कर देंगे। इतने घंटे में आपके खाली कर देंगे, क्षमताएं निकाल लेंगे, और ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग अपने तरीके से इसको लगा सकते हैं। मैं आपको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग जिस प्रकार तरीके से पढ़े हो आप उस प्रकार से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये आपका देखिए आपसे पूछा गया 7वें क्वेश्चन में समचतुर्भुज की घूर्णी समरूपता का क्रम आपको बताना है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। रोम्बस होता है समचतुर्भुज। घूर्णी समरूपता, अब देखिए घूर्णी समरूपता भी आप लोग समझ लीजिए, घूर्णी समरूपता क्या होती है। अब देखिए मान लीजिए कि घूर्णी समरूपता ये होती है कि 360 डिग्री अगर किसी को घुमा रहे हैं तो वो कितनी बार अपने समान आकृति दिख रही है। और एक परिभाषा, आंशिक रूप से घुमाने पर यदि वह वस्तु अपने समान दिखने लगती है तो उस गुण को जो होता है उस आकृति को समरूपता कहते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले हम समचतुर्भुज नहीं लेते हैं, सबसे पहले हम वर्ग लेते हैं। अब वर्ग देखिए इस प्रकार से होता है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। अब इसको 90 डिग्री आप घुमा दीजिए, 90 डिग्री अगर आप घुमाएंगे तो ये इसी प्रकार से दिखेगा। अगर फिर 90 अंश घुमा देंगे तो फिर इसी प्रकार दिखे, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं इक्वल से हैं। तो 360 डिग्री घुमाने पर इसकी घूर्णी जो समरूपता है कितने बार होगी, 4 बार होगी, क्योंकि 9 चौको 36 होता है सर, 4 होगी। अब हम आयत लेते हैं, आयत आपको दिखाते हैं। इसकी जो आमने से सामने की भुजाएं होती है ना वो बड़ी होती हैं, और ये वाली भुजाएं दोनों इक्वल होती हैं। अब इसको अगर 90 अंश आप घुमाएंगे ना तो ये इस प्रकार से दिखेगा। समझिएगा थोड़ा गौर से, ये इसके ढंग से नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं ना, ये अलग रचना है, ये अलग रचना हो गई है। अर्थात 90 अंश पर इसकी समरूपता हमको नहीं प्राप्त हो रही। अगर हम 180 अंश इसको घुमाते हैं तो फिर से ये इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। मतलब कि 180 अंश घुमाने पर यह समरूपता प्रदर्शित कर रही है। 180 में समरूपता है, अर्थात 360 में कितनी बार ये अपनी समरूपता दिखाएगी, 2 बार दिखाएगी। अर्थात इसकी घूर्णी जो समरूपता होगी वो 2 होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं समचतुर्भुज की अगर बात करेंगे तो इसकी भी घूर्णी समरूपता आप लोग देख लीजिए, सी ऑप्शन सही है, इसकी भी 2 होगी। याद रखना है समचतुर्भुज कैसे बनता है, चारों भुजाएं इसकी जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। याद रखना है आपको, चारों भुजाएं इक्वल होती है, और जो कोण होते हैं ना ये आपके विकर्ण, ये 90 डिग्री पे काटते हैं। यही आपकी होती है समचतुर्भुज की आपकी विशेषता होती है। और घूर्णी समरूपता मतलब कि अगर उसको 180 अंश घुमा देंगे ना तो फिर से अपने आप दिखने लगेगा। 360 में ये 2 बार दिखेगा आपको घूर्णी समरूपता में। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहां पर आपसे देखिए दिया गया है कि 8वां देखिए है, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा। इसी प्रकार से आपको छोटा छोटा कंप्यूटर की स्क्रीन में देखने को मिलेगा और आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। वहां पर दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और ना तो इसमें जंग लगती है और ना ही ये संचारित होता है। यह किस धातु का बना हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह किस धातु का बना होगा।
ना तो इसमें जंग लग रही है और ना ही इसमें कोई मौसम का प्रभाव पड़ रहा है। लोहा का बना है, कांसा का बना है, टेराकोटा का बना है या फिर एकल चट्टान पत्थर का बना है, इन सब के बारे में आप लोग विचार कीजिएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है, लोहा का ही बना हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, अर्थात ये 98% लोहा का बना गया है, इसमें कोई भी मिश्र धातु नहीं मिलाई गई है। फिर भी आज तक वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये लोहा जंग क्यों नहीं खा रहा है। बहुत से वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि तमाम प्रकार के लोहों को गर्म करके इसको बनाया गया है, लेकिन अगर उसमें देखेंगे कहीं पर भी जोड़ का निशान नहीं मिलता है कि लोहों को मिलाकर बनाया गया है। अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि इतना शुद्ध लोहा मिलाया गया है, तो शुद्ध लोहे में जंग अवश्य लगती है। ये आपको बात याद रखनी है, जब तक उसमें कोई मिश्र धातु नहीं मिलाई जाएगी लोहा में जंग अवश्य लगेगी, लेकिन ये जंग से संचारित नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बढ़िया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी में 100 नैनोमीटर के से कम आयामों एवं सहिष्णुता विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं के तोड़ जोड़ से संबंधित है। यह आपसे पूछा गया है। 100 नैनोमीटर से कम आयामों और सहिष्णुता विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं के तोड़ और जोड़ से स्थित है। सही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, नैनो टेक्नोलॉजी में होता है। 100 नैनोमीटर में आपको याद रखना है, नैनो टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। देखिए एक मैथ का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और आपसे देखते हैं क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। 2 की पावर 4 है, ये आपको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको देख रहे हैं भाग का निशान लगा हुआ, तो भाग का निशान का मतलब होता है कि ऐसे भाग का निशान नीचे और 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 का अर्थ क्या होता है, चलिए फिर से बताते हैं। 2 की पावर -1 का अर्थ होता है इस प्रकार से लिखना 2 को। अब ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, अर्थात 2 की पावर 5 बन जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। काफी तेजी से कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरे आपको 100 प्रश्न इसी आपके वीडियो में सॉल्व कराने हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, टाइगर को देखिए लिखा जा रहा है REGIT लिखा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, टाइगर REGIT कैसे बना है, REGIT डायरेक्ट उल्टा कर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, इसको कोडबद्ध तरीके से किया गया है। इसके बाद लेपर्ड को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, तो सिंपल सा है, पीछे से लिख दिया गया है, तो DRAPOEL जहां पर भी आपको मिल जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात सी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए, पीछे से लिख दीजिए, यही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। बहुत दिनों से देखिए आप लोग कमेंट आ रहे थे कि सर पूरा पेपर हल कराइए, रीजनिंग मैथ सब हल कराइए, तो आज हम आपको पूरा का पूरा पेपर हल कराएंगे, पूरे 1 से लेकर 100 तक प्रश्न, और आप लोग इसको आराम से देखिएगा क्योंकि आपका जल्द ही NTPC का पेपर लगने वाला है। 1 महीने से कम का समय बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दीजिए कि पिछले सालों को पेपर को देखिए और जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर देखिए कहा गया हमारे अगले क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण की लंबाई आपको बताना है। तो सबसे पहले खींच लीजिए, जिस प्रकार से कहा जा रहा है, लंबाई इसकी 9 है और चौड़ाई इसकी 6 है, अर्थात आपको ये विकर्ण निकालना है, विकर्ण की आपको लंबाई निकालना है। अब देखते हैं क्या इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज बन रहा होगा तो इसको देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही क्योंकि ये 90 अंश का होता है। ये 9 हो गया है, ये 9 है, ये 6 है, तो 9 ने 81 और प्लस 36, इन दोनों को जोड़ करके इसका ले लेंगे वर्गमूल, तो ये आ जाएगा आपका 7 और ये आ जाएगा आपका 11, तो 117 √117 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। 13 9 में 117 होता है, और विकर्ण की लंबाई किसमें होती है, सबसे पहले आपको बात ये समझनी पड़ेगी कि विकर्ण की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है। लंबाई को आप हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे, आएगा आंसर आपको तो ±3√13। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये भी तो आप समझिए, आपसे पूछा जा रहा है विकर्ण की लंबाई जो कि पॉजिटिव में होगी, तो √117 हमारा निकला हुआ है, तो 13 9 में 117, 13 आपका अंदर रह जाएगा और 3 में से 1 का जोड़ा आपका बाहर निकल आएगा, अर्थात 3√13 आ जाएगा आंसर। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ए ऑप्शन इसका सही है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि आपको बतानी है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करती है। ऑप्शन है आपके यकृत, अग्नाशय, पाचन ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, अगला हमारा लार ग्रंथि, अगला है हमारा पीयूष ग्रंथि। ये हमारा है 13वां क्वेश्चन है। अब गौर से देखिएगा, आपका जो अग्नाशय होता है ना, ये बहिस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ना वो बी ऑप्शन सही होगा। एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है ये, तो ये आपका जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की आपकी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है 14वें क्वेश्चन में, तो देखिए यहां पर हमसे कह रहा है कि मोनाल कुमार क्रमशः
3 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा 39.5 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी आपको किलोमीटर में बतानी है। सबसे पहले क्या करते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। समय हमें पूरा का पूरा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं समय आपको टोटल लग रहा है 39.5 मिनट का लग रहा है, लेकिन आपको क्या मतलब दूरी नहीं मालूम है, दूरी आपको निकालनी भी है। क्या करते हैं, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो इसकी चाल है बराबर दूरी तय करता है। बराबर दूरी अर्थात अगर दूरी को हम x मान लेंगे तो ये 3 किलोमीटर में x/3 चलेगा, और ये 5 किलोमीटर में x/3, तब भी इसकी दूरी हमेशा सही में रहेगी। याद रखना है आपको, दूरी को 3 बराबर भागों में आपको बांटना है। अर्थात अब हम दूरी को चलिए हम आपको समय निकाल के बताते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो समय आपको दे रखा है 39.5। ठीक, हमने समय ले लिया। अब दूरी देखिए हमारी ये x/3 है, आपकी x/3 इस प्रकार से लिख लीजिए। अब आपसे कहा गया है दूरी x/3 है, इसके बाद आपसे कहा गया है कि नेक्स्ट है, और इसको लग रहा है 3 किलोमीटर पर घंटा, मतलब इसकी चाल जो है 3 है। अगला हमारा है दूरी, फिर हमारी इक्वल टू सेम है, और आपकी जो समय लग रहा है मतलब कि आपकी चाल है 5। याद रखिएगा, इस प्रकार से निकाल रहे हैं, और दूरी आपकी फिर से जो है 3 बराबर भागों में बांटी जा रही है, और आपको अब लग रहा है चाल जो इसकी है वो 8 है। अब देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, नीचे 3 है, 5 है, 8 है, इन तीनों का आप लोग एलसीएम लीजिएगा। इधर अभी आपका समय जो है ना 39.5 ही रहेगा, और x/3 भी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, जो x की वैल्यू बाद में निकल कर आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो आपकी दूरी होगी। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम निकलने के बाद आपको एलसीएम आ जाएगा 120, तो यहाँ पर 40x आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 24x, और फिर आज आपका आ जाएगा 15x। तो नीचे आपका एलसीएम जो आया है 120 आया हुआ है। अब आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा, घटा लीजिएगा, जैसा भी आएगा। x का मान आपको बता देते हैं, x का मान आपका आएगा किलोमीटर में दूरी आएगी, डी ऑप्शन आ जाएगा आपको, 3 ऑप्शन आ जाएगा। तो सारा डिवाइड हो जाएगा जैसा कि आपको दिया गया है। इधर मिनट है, इधर आपको त्रिज्या गुणा करिएगा। ये सभी चीजें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। सिंपल क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी बटे समय का, ये आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है tan A बराबर दिया गया है 15/8, और tan B बराबर दिया गया है 7/14। तो tan A + B का आपसे मान पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको मालूम हो चाहिए tan A + B का फार्मूला क्या होता है। जो मेन चीजें होंगी उनको वीडियो में आपसे चर्चा करते चलेंगे। छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी। आप एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप कितना बड़ा पेपर देने जा रहे हैं, और कैलकुलेशन आपकी इतनी धीमी हो सकती है। तो कैलकुलेशन को तेज कीजिएगा, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं उससे आप तेज करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसका सही आपका फार्मूला बताते हैं। tan A + B का फार्मूला होता है tan A + tan B। याद रखिएगा, tan A + tan B, और होता है माइनस tan A × tan B। याद रखिएगा, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ऊपर प्लस होता है, नीचे 1 - tan A tan B होता है, इंटू में होता है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जो जो मान दिया गया, देखिए tan A भी हमको दिया गया, tan B भी दिया गया। tan A की जगह में tan A, tan B की जगह में tan B रख लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको निकल जाएगा। निकाल के दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहते हैं सर आप हल नहीं करते पूरा। तो यहाँ पर देखिए 15/8 लिख लीजिए, और फिर 7/24। अब नीचे क्या करेंगे, 1 - 15/8 और इंटू 7/24। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए इसको। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। अगले स्टेप में क्या होगा, हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका 45 + 7/24 आएगा, और नीचे आपका एलसीएम लेंगे तो 1 - 35 ये आका है 64 आएगा। इस प्रकार से आप लोग लगाइएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, घटा लेंगे, और 64 और ऊपर 24 को काटने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 52/64/24 मल्टीप्लाई आएगा 29। ये आप लोग हल कीजिएगा इसको, इतना तो आप लोग हल ही कर सकते हैं। 416/87 है आपका आंसर आ जाएगा। मेन चीज़ थी इसका फार्मूला, बाकी चीज़ें आपको अपने आप हल करनी थी। जोड़ घटाना गुणा भाग था, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया, दरी जो भाषा है वो फारसी का एक रूप है, तो वो किस देश की अधिकृत भाषा है। पाकिस्तान की, बांग्लादेश की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है। ये दरी फारसी जो भाषा है कहाँ की है, डी ऑप्शन सही है इसका, अफगानिस्तान की भाषा है। तो याद रखना है, जो दरी भाषा है ये आपकी फारसी का एक रूप है, और कहाँ की भाषा है, ये अफगानिस्तान की अधिकृत भाषा है। याद रखिएगा आप लोग। बाकी अगर आपको ऑप्शन देख के मालूम चल रहा होगा कि पाकिस्तान की है नहीं, बांग्लादेश की है नहीं, नेपाल की हो नहीं सकती है क्योंकि फारसी भाषा है, तो अफगानिस्तान एक सही ऑप्शन बचता है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है, फेफड़ा जो है मानव में होता है, तो गलफड़ा किस में होता है, मछली में होता है कि गाय में होता है कि मोर में होता है कि पक्षी में होता है। जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन है मछली। सही ऑप्शन बिल्कुल सही। इसका सिंपल सा प्रश्न है,
इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में देखिए आपसे कहा गया एक वस्तु को 2% तथा 14% के लाभ पे बेचने से क्रय मूल्य में 3 रुपए का नगद अंतर है, तो दोनों क्रय मूल्यों का अनुपात आपसे पूछा गया है। ध्यान से पढ़िए एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए, जो जो कहा गया उस प्रकार से हम करने का प्रयास करते हैं। एक वस्तु को 2% और 14% के लाभ पर बेचने पर, अर्थात एक वस्तु अगर 100 की है तो 2% के लाभ से 102 की पड़ेगी। ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद एक वस्तु अगर 100 रुपए की है, यदि उसको 14% से लाभ से बेच रहे हैं तो 114 की पड़ेगी। आप क्या कह रहा है, बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का नगद अंतर होता है। ये आपका विक्रय मूल्य है, इसमें कितना हमारा कितना अंतर हो रहा है, हमारा 8-12 का अंतर हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि 3 का अंतर हो रहा है और हमारा आ रहा है 12 का, अर्थात इनके से हमारा जो है 3 चौको 12, अर्थात 4 ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, क्योंकि इनका 3 आ रहा था अंतर, हमारा कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अर्थात इनके से जो हमने माना है 102 और 114, ये 4 से भाग देंगे तब इनके इक्वल आ पाएगा। तो चलिए 4 से भाग देते थे। और ये सभी आपके जो विक्रय मूल्य में अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा, विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य का अनुपात कितना था, 102/4 भाग दे दीजिए और इसके बाद 114/4 से भाग दे दीजिए, तो कितना कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, 51/57। ये भी आपका कट जाएगा, इसको भी 3 से काट देंगे अगर आप, तो 17 और 19 का अनुपात आ जाएगा, 17 और 19 का, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आपको आ जाएंगे ये सभी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे चर्चा करते हैं। इसके बाद आपसे देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है 1 मिनट जो है हमारा है मिनट, ध्यान से पढ़िएगा, 3 मिनट 30 सेकेंड का मोबाइल का जो बिल आ रहा है 13 रुपये आ रहा है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को गलत ढंग से आपको लिखा गया है। 3 मिनट 30 सेकेंड का जो मोबाइल का बिल है वो 13 रुपये है, तो 4 मिनट 10 सेकेंड का मोबाइल का बिल कितना होगा, दशमलव में आपको बताना है। अब ये गौर से पढ़िए, 3 मिनट 13 सेकेंड का जो 30 सेकेंड का बिल है 13 रुपये है, अर्थात 4 मिनट 10 सेकेंड का जो बिल होगा ना वो तो ज़्यादा ही होगा। ये बताइए 13 रुपये आ रहा है 3 मिनट 30 सेकंड का बिल, तो 4 मिनट का 13 से ज़्यादा आएगा। और ऑप्शन आप देख रहे हैं 13 से ज़्यादा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। ध्यान से देखिए, 13 से ज़्यादा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, अर्थात ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, या क्वेश्चन तो सही है लेकिन इसका आंसर जो है वो गलत है, वो 13 से ज़्यादा ही आएगा। 1 सेकंड का निकाल लेंगे हम लोग, फिर आप लोग 4 मिनट 10 सेकंड का निकाल सकते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन में चर्चा नहीं की गई है। अगर नीचे ऑप्शन की बात करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो दिए गए ए ऑप्शन दिए गए, जो कि हो नहीं सकता है, 13 से अधिक ही आएगा। आप लोग निकालने का एक बार प्रयास कीजिएगा, अगर आ जाए तो कमेंट बॉक्स अवश्य कह दीजिएगा। 20वां है, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम पर 3 नदियों में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है। जवाब दीजिए, भूमिगत, जो आपकी भूमि के अंदर चली गई है, गंगा यमुना सरस्वती या कावेरी। देखिए, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है त्रिवेणी इलाहाबाद में, जिसमें से सरस्वती नदी जो है आपकी भूमिगत नदी है, जो दिखाई नहीं पड़ती, जो मिलन की ओर हमें दिखाई पड़ती, गंगा यमुना का जो मिलन है वो सरस्वती नदी कहलाती है। ये आपका जो है वो भूमिगत नदी के रूप में जानी जाती है। सी ऑप्शन आपका सही है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों में भरी गई गैस का क्या नाम है। जवाब दीजिए आप लोग। जो आपका आलू की चिप्स आप खाते हैं ना, कोई भी ले लीजिए, आलू की ले लीजिए, आपका कुरकुरे ले लीजिए, उसमें आप देखेंगे कुछ गैस भरी होती है जिसको हम हवा कहते हैं। तो वो हवा क्यों भरी जाती है, वो कौन सी हवा है, वो देखिए क्या करते हैं ना, तेल के बासीपन को रोकने के लिए होती है। अगर आप तेल को देखेंगे, तेल का बासीपन आ जाएगा, अगर वो गैस नहीं भरी जाएगी तो गैस भी उतनी जरूरी है जितना आपको वहां पर चिप्स खाना जरूरी है। तो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन बासीपन को खत्म करती है। आपका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, देख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जहाजों की गति में वृद्धि किस नियम पर आधारित है। जहाजों की गति होती है जो आर्किमिडीज के, फैराडे के, या फिर फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के, या फिर न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार है। ये पूरा प्रश्न की सीरीज है, 1 से लेकर हम लोग 100 तक कराएंगे ताकि आपका पूरा का पूरा तैयारी हो सके, इसलिए हम थोड़ा तेजी से कराते चल रहे हैं। आप लोग भी लगाने का प्रयास कीजिए, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य किया करिए। इसका सही ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। जहाजों की गति होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है .css फाइल विस्तारण समानता किस रूप में आपका फाइल का संदर्भ करता है। .css ये कंप्यूटर वाले जितने भी लोग उनको पता होगा। इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। इसका सही ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है। हाइपर टेक्स्ट संबंधित जो फाइलें होती हैं वो .css से तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पीयूष ने एक बस को 15% की हानि पर 34,800 रुपये में बेच दी है। अगर 15% का उसका लाभ पाना है तो वह उस बस को कितने रुपए में उसको बेचना चाहिए।
ठीक है, आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए 34,800 रुपये में बस बेची है, अर्थात जो हानि हुई है वो 15% की हानि हुई है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल रेट आप लोग इसका निकाल लीजिए। एक्चुअल रेट क्या होगा, 34,800, 15% की हानि हुई तो एक्चुअल रेट जो होगा आपका ये होगा, ये आपका एक्चुअल रेट आ गया। अब मतलब कि अगर हानि ना हुई होती तो ये वस्तु इतनी की पड़ती। अब 15% को इसको लाभ भी कमाना है, अर्थात 115/100 आपको करना पड़ेगा इसको। अब इसका आ गया पूरा का पूरा। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है, 100 से 100 काट दीजिए, 85 से 115 काटने का प्रयास कीजिए और 34 से 800 काटने का प्रयास कीजिएगा। जो इसका सही आंसर आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, 4600 इसका सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। हानि और लाभ के क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, तो इसमें क्या करना है, जो मैंने आपको जैसे बता दिया, आपको धीरे धीरे आपको क्या कैलकुलेशन क्या है, तेज़ी पकड़नी है। जितना आप कैलकुलेट वहाँ तेज़ी से कर लेंगे, आपका एनटीपीसी के समय 1.5 घंटा का होता है, उसमें आपका समय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सबसे लंबा और बहुत विस्तृत है। आप सभी को मालूम है अभी आपका जो चुनाव चले हैं और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव संपन्न हो गया 23 तारीख को, और भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है, आपको मालूम है दूसरी बार। तो यही है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, अपने भारत का ही है, डेमोक्रेटिक देश है, संविधान सबसे लंबा आपका बनाया गया और विस्तृत भी है। तो इस देश का अलग ही संविधान है आपका, डी ऑप्शन सही है, भारत का संविधान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, इसमें पूछा गया आपका दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों में से फूल और पेड़ का नाम आप अलग करना है, और इनमें से जो फूल और पेड़ का नाम का प्रथम अक्षर आपको चुनना है। ये देखिए स्पेलिंग दी गई है ना, इसमें एक फूल का नाम भी है और एक पेड़ का नाम भी है। इनमें से क्या करना है आपको, फूल का एक आपको नाम लेना है प्रथम अक्षर और पेड़ का प्रथम अक्षर लेना है। वो आपको 4 ऑप्शन में से आपको चूज करने पड़ेंगे। तो आप लोग जवाब दीजिए कि इसमें क्या क्या बन सकता है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें एक देखिए, इसमें लोटस मिलेगा आपको, LOTUS, लोटस आपको मिलेगा। ध्यान देंगे तो एल आपका कहाँ पर है, ये है आपका, O है, T है, U है, S। एक आपको लोटस मिल गया, मतलब आपको जो मिल गया वो फूल मिल चुका है। अब आपको इसमें एक पेड़ बनाना है। पेड़ क्या हो सकता है, पेड़ होगा TEAK, ये पेड़ होता है, ये सागौन का पेड़ होता है, टेक हम लोग कहते हैं, टेक वुड कहते हैं ना, तो ये सागौन का पेड़ होता है। तो अब इसका प्रथम अक्षर लेना फूल का, एल ले लीजिए, और टी हमको पेड़ का प्रथम अक्षर लेना है, तो एल और टी, डी ऑप्शन दिख रहा है ना, एल और टी, यही ऑप्शन सही होगा। काफ़ी नया क्वेश्चन था, अगर आपको एग्जाम में मिलेगा ना तो आप पहली बार में इसका नहीं कर पाएंगे। ये तो इसमें आपको फूल एक से पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इसके अंदर से ढूंढना पड़ेगा, फूल लिखा भी नहीं हुआ है तो फूल और पेड़ ढूंढना भी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहाँ पर दिया गया है W बराबर -2 दिया गया है, X बराबर 3 दिया गया है, Y बराबर 0 दिया गया है और Z बराबर -1/2 दिया गया है। तो 2x W - Z का मान दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट थोड़ा दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सिंपल सा है, धीरे धीरे इसको रख दीजिए। 2x की जगह पे 3 रख दीजिए और W क्या दिया गया, -2 दिया गया है, और Z आपको दिया गया -1/2। ये चीज़ें आपको दी गई हैं। अब ये तो अब सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन बचा हुआ है, तो कैलकुलेशन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए करते हैं हम लोग। क्या होगा यहाँ पर प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा -3/2। इसके बाद आपको प्राप्त हो जाएगा 6, जो कि 2 3 6 थे। इसके बाद 3 ये कट के आपको -9 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। जो सिंपल से प्रश्न होंगे उसको तेजी से करते चलेंगे, क्योंकि हमें मेन आपके प्रश्नों में फोकस करना है। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, लेजर द्वारा, माइक्रोनीडल द्वारा, स्कैल्पल द्वारा, बारीक कैंचियों द्वारा। रक्तहीन सर्जरी मतलब कि रक्त आपका बहे ही ना, वो किस प्रकार से हो सकती है। सही ऑप्शन पहले आप लोग देख लीजिए, ए ऑप्शन इसका सही है। मतलब कि रेजर द्वारा अगर आप सर्जरी करते हैं ना तो रक्तहीन होगी, सीधी सी बात है। रेजर में आपका रक्त का प्रयोग नहीं होता, अंदर की कोशिकाओं को हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस के बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। ये ऑप्शन आपसे पूछा गया है, केवल सूती, केवल रेशम, केवल नायलॉन, या फिर सूती और रेशम। आपको जवाब देना है। जब आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जब नहीं आई थी तो भारत किस प्रकार के वस्त्र पहनता था पहले। ये आज का आपका 29 नंबर प्रश्न होगा। आप लोग को जवाब दीजिए। 2 से 3 सेकंड का आपका समय देता हूं मैं अच्छे क्वेश्चनों के लिए, तो आप लोग इसको देख लिया करिए। इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है, सूती और रेशम कपड़ों का आपका उत्पादन करता था भारत इसके पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आप लोग डी ऑप्शन देख सकते हैं।
यहां पर देखिए कि दिया गया है अगला क्वेश्चन हमारा, श्री युदेश ने 3500 रुपए 4% वैश्विक ब्याज की दर से उधार लिया है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए संयोजित जो है हमारी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए युदेश ने 3500 रुपए का जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया है। ठीक है, 2 वर्षों का हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो 2 वर्षों को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका ब्याज निकाल लेते हैं। 3500 का 4% का ब्याज कितना होगा, 140 रुपए होगा। 1 वर्ष का 140 ब्याज आया है, 2 वर्ष का होगा 140 और हम क्या करते हैं, ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगता है ना तब आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो 140 का लगेगा, 140 में 4% की दर से लगेगा तो आपका 5.6 रुपए और देने होंगे दूसरे वर्ष। अर्थात इसको जो देने पड़ेंगे रुपए 285.6 रुपए देने पड़ेंगे। 14 दूनी 28 हुआ और 5.6 इसका और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आया है। अर्थात इसको देने पड़ेंगे जो रुपए 285 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। किसमें से, 3500 से 285 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 3500 प्लस 285.6 जोड़ लीजिएगा, 3785.6 आपका बी ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, सारे सिंपल हैं क्वेश्चन। एनटीपीसी के मैंने आपको 6वां सेट करा रहा हूँ, 6 का 7वां सेट करा रहा हूँ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सिंपल ही मिलेंगे। बस वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि इतने क्वेश्चन आपको कितने जल्दी करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, युवराज जो है दीप्ति की माँ के पिता के एकमात्र नातिन के पुत्र का चचेरा भाई है। युवराज दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है, युवराज दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या पूछा जा रहा है, युवराज दीप्ति की माँ के पिता का। तो युवराज दीप्ति की माँ, तो दीप्ति की माँ कहाँ होगी, दीप्ति की माँ ऊपर होगी। दीप्ति की माँ, एक जनरेशन हमेशा हम लोग ऊपर में आते हैं। युवराज दीप्ति की माँ जो है हमारी, माँ लिख लीजिए यहाँ पर। माँ के पिता मतलब कि और ऊपर जाइए, पिता के एकमात्र नातिन, मतलब कि नातिन का अर्थ हो गया ये कि पिता की माँ के नातिन यही हो गए, खुद हो गए। आप क्या कह रहे हैं, नातिन के पुत्र के चचेरे भाई। नातिन का पुत्र मतलब ये इसका पुत्र हुआ, इसका पुत्र नीचे जाएगा, इसका चचेरा भाई, एक और भाई होगा, चाचा का लड़का होगा। तो दीप्ति से किस प्रकार से संबंधित है, तो आपका क्या लगेगा, वो जो चचेरा भाई है दीप्ति से किस प्रकार संबंधित, यहाँ पर दीप्ति से पूछा गया ना, युवराज दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो आपका भतीजा लगेगा, भतीजा या भांजा। ए ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि चाचा का है ना, तो याद रखना है आपको, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। लगाइएगा, सिंपल प्रश्न है और मैं बताने का प्रयास किया आपको। एक बार स्ट्रक्चर बनाइएगा तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं इससे। जो मौसा दास और सौमजन घोष किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस या फिर कैरम। आपको जवाब देना है मौमा दास या फिर सौमजित घोष। सही ऑप्शन ए ऑप्शन है, टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए। कुछ नए नए खिलाड़ियों के आपसे नाम पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की आप चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। जवाब देना है आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, सही ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन आपका अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपसे देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित सारणी आपको दी गई है, एक सारणी दी गई है, इसमें आपको बताया गया ट्रैक जो हमारे है PQRST, यहाँ तक यू तक ट्रैक है आपके, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार तक चलते हैं, इतने किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोग उन पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि दी गई दूरी तय करने में शुक्रवार को ट्रैक Q द्वारा लिया गया समय 8 घंटे है, तो उस दिन इसकी जो है औसत गति आपको निकालनी है। शुक्रवार को Q द्वारा, शुक्रवार को देखते हैं, शुक्रवार ये आपका हो गया, शुक्रवार को Q द्वारा, शुक्रवार को Q द्वारा 302 किलोमीटर, 302 किलोमीटर चला है। अब 8 घंटे में उसको चलाना है, 302 किलोमीटर को 8 घंटे में चला दीजिए, इसका किलोमीटर आपके सामने निकल आएगा। क्या सही होगा, ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन आपका निकल कर आएगा, 37.75 किलोमीटर आपका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा गया, फिर से देखिए 2-3 प्रश्न इससे आएंगे आपके, और इससे पूछा गया है सभी दिनों में ट्रैक एस द्वारा चली गई औसत दूरी क्या होगी। सभी दिनों में ट्रैक एस द्वारा, ट्रैक एस है आपका ये, और सभी दिनों का ये पूरा का पूरा आपको जोड़ लेना है। 325, 314 और 312, 278, 292
और 274, इन सबको जोड़ लीजिए और भाग कर दीजिए किससे, 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 6 दिन चल रहा है तो कितना आ जाएगा ये आपको बताना पड़ेगा। इसका सही ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है, अर्थात सबको जोड़ेंगे तो ये 1795 ही आएगा, 1795 आएगा। और कितने दिन चल रहा है, 6 दिन चल रहा है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जोड़ तो आप कर ही सकते हैं, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, जो आपको मेन सवाल है उनकी ओर आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए देखते हैं। देखिए एक प्रश्न और इससे आया हुआ है, इससे पूछा गया है सभी ट्रकों द्वारा शनिवार को तय की गई दूरी कितनी है। सभी ट्रकों द्वारा शनिवार को, ये आपसे अब इसको क्या कह रहा है, इसको जोड़ने के लिए कह रहा है सभी ट्रकों द्वारा, इनको जोड़ लीजिए। देख रहे हैं ना, सब आपको जोड़ना ही कब पूछ रहा है, जोड़ लीजिए सबको। डी ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा, 1632 किलोमीटर इन सब की दूरी आ जाएगी। शनिवार द्वारा, शनिवार को कुल ट्रक आपको जो पी क्यू आर एस टी यू तक है इनको जोड़ लेना है, तो कुल दूरी पूछी गई, अभी औसत नहीं पूछा गया, कुल दूरी को आपको जोड़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बताते हैं, एक अभिकरण और कथन से फिर एक सवाल आ गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभिकथन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा को उत्पन्न करती है, ये कथन का कहना है, ठीक है। कारण कह रहा है यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूटता है परमाणु विखंडन कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही कहा गया। कारण जो हमारा है जो है वो टूटता है, लेकिन आप देखते हैं क्या आपको उत्तर क्या चुनना है। अभिकरण और जो कारण है दोनों सही हैं, दोनों तो सही हैं, क्योंकि परमाणु विखंडन की जो है ऊर्जा अत्यधिक निकलती है और 2 भागों में नाभिक टूटता है तो उसको विखंडन भी कहते हैं। लेकिन क्या कथन कारण की आपको उसकी जो चर्चा की गई है, कथन कारण की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा इस सवाल में। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन, इनको आप लोग देखिए, आप बताइए कि इसमें से क्या व्याख्या कर रहा है। सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, बी ऑप्शन सही है। कथन और कारण दोनों सही, जैसे कि हमने चर्चा की थी, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। परमाणु विखंडन की जो अत्यधिक ऊर्जा निकल रही है, इसका ये कारण नहीं बता रहा, ये कारण नहीं बता रहा क्यों निकल रही है। समझ रहे हैं ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा कर लेते हैं, इसका जो है उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। इसके बाद तीसरा हमारा है कि क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। 4 ऑप्शन है कि मतलब पर्यावरण किसके कारण नहीं होता है। जैव विविधता की हानि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जमाव में बढ़ोतरी, यूवी विकिरण से संपर्क या फिर कचरा भराव का क्षेत्र जो होता है, किससे विश्वव्यापी जो है वो पर्यावरण का जो है दुर्दशा नहीं हो रही है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो 3 जो आपकी हैं वो बड़ी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर देखेंगे ना, जैव विविधता की हानि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, यूवी विकिरण, लेकिन कचरा भराव का जो क्षेत्र है ये विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण एक नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस के रूप में अप्रचलित हो गया है, मतलब अब नहीं चलता है। फ्लॉपी, सीडी रोम, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क। आप कंप्यूटर में जो होता है ना, फ्लॉपी नहीं आती है। फ्लॉपी में वो आपका जो भंडारण बहुत कम होता था। सीडी रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चल गई हैं, जो फ्लॉपी जो होते हैं अप्रचलित हो गई। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि यदि यशवंत ने एक एफडी में कुछ रुपए निवेश किए हैं और परिपक्वता होने पर कुल कितनी धनराशि उसको मिलेगी। यदि 10,000 रुपये 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किए जाते हैं तो ब्याज तिमाही संयोजित किया गया है। तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसको करने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं भी आपको इसको बताता हूँ, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको पूरा प्रश्न दिखाई पड़ेगा इसमें से। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। 10,000 रुपए हैं, 6 महीने से लिए हैं और जो ब्याज है वो तिमाही है। याद रखिएगा ब्याज तिमाही होती है। तो क्या करते हैं, जो आपका जो भाग दे देते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। और किस में भाग देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है वो तिमाही मतलब कि 3 बार में देगा, तो एक साल में 4 तिमाही होगी। 4 तिमाही होगी तो वार्षिक ब्याज जो होगी 20/4 करेंगे तो 5 आपको प्राप्त हो जाएगी। और समय मतलब कि अगर यहाँ पर देखेंगे 6 महीने में कितने होंगे, 2 तिमाही होंगी। 6 महीने में 2 तिमाही होंगी, तो आप लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5% आपका ब्याज होगा पूरे वर्ष का, और 2 तिमाही होंगी, 1,000 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसका ब्याज अभी हम निकाल रहे हैं। ब्याज निकल के आएगा आपका 500 रुपये, इसका ब्याज निकल कर आएगा। आप देखेंगे मतलब कि 2 सालों का निकल कर आएगा 1,000, 1 साल का निकल कर आएगा 500 रुपये। 500 रुपये ब्याज निकल कर आया है। 500 रुपये के ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। 500 हो गया ये, और 500 के ऊपर ब्याज लगेगा, पहले साल के ऊपर ब्याज लगेगा तो 25 रुपये ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। अर्थात 1,025 रुपये टोटल उसको जो है ब्याज के बाद देने पड़ेंगे। इसका सही ऑप्शन आप लोग देख लीजिए।
तो ये आपका जो सही ऑप्शन प्राप्त होगा बी ऑप्शन इसका प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ब्याज संयुक्त फिर चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, तो 10,000 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। 10,000 में से कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको 1025 जोड़ दीजिए, 1025 में आप लोग जोड़ दीजिए, तो ये आपका बी ऑप्शन देख रहे हैं ना, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप चर्चा करते हैं। अगला हमारा देखिए है 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सोशल इंसेक्ट किसे नहीं कहा जाता है, मतलब कि सामाजिक कीड़ा कौन सा इसमें नहीं है। मधुमक्खी, झींगुर और टर्मिट्स या फिर चींटी, आपको जवाब देना है टर्माइट। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। झींगुर जो है ना सामाजिक कीड़ा नहीं है, सामाजिक वही कीड़े होते हैं जो कॉलोनियों मतलब एक साथ सामाजिक रूप से रहते हैं, जैसे मनुष्य रहता है। आपने देखा मधुमक्खी एक साथ रहती है, चींटियाँ सभी एक साथ रहती हैं, झींगुर एक साथ नहीं रहते हैं। जो सही ऑप्शन है सोशल इंसेक्ट में नहीं आता है, वो झींगुर नहीं आता है, बी ऑप्शन सही है। अगला हमारा 42 नंबर, इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत के अधिकांश गांव जो हैं पीड़ित हैं किससे, किसी अन्य से नहीं पीड़ित हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण या फिर जल प्रदूषण। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारत के अधिकांश गांव पीड़ित हैं और किसी अन्य से नहीं पीड़ित है। तो सबसे ज़्यादा गांव पीड़ित हैं आपके जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा है गाँव में। गांव का जो जल है बहुत प्रदूषित है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या है गंदगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश में है। भारत, कनाडा, रूस, अमेरिका, आपको जवाब देना है। इसका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है, कनाडा है। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप में कनाडा आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। सिंपल से एक आपको हल करना है, एक्स का मान निकालना है, इधर उधर कर दीजिए, एक्स का मान निकल आएगा। 7 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा और एक्स का मान निकल कर चला आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन देख रहे हैं ना, तो 3 3 कट जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 3 3 कट जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, चढ़ना यदि पेड़ से संबंधित है तो क्या संबंधित है किससे। खेना जलयान से, उदय शिखर से, आरोहण चट्टान से, संचिका उंगली से। आपको जवाब देना है। चढ़ना पेड़ से तो सी ऑप्शन देख रहे हैं ना, आरोहण मतलब होता है चढ़ना और चढ़ना चट्टाने भी चढ़ना होता है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपसे दिया गया भट्टी यदि कार्य से संबंधित है, भट्टी में यदि कार्य होता है तो स्टॉक में क्या होता है। स्टॉक में सामान रखा जाता है, बिक्री होती है, निर्यात उत्पादन होता है। सही ऑप्शन ए ऑप्शन है, स्टॉक में क्या होता है सामान रखा जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चर्चा करते हैं। साइन 4/5 दिया गया है आपको, तो tan x बटे cot x आपको निकालना है। सबसे सिंपल प्रश्न हो सकता है इस का वीडियो का। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसमें tan x देख रहे हैं ना, tan x लिख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया, आपसे पूछा गया tan cot जो होता है 1/10 होता है, तो आपसे जो सीधा सीधा मान पूछा गया है ना वो tan स्क्वायर x का मान आपसे पूछा गया है, tan स्क्वायर x, ये सीधे सीधे tan स्क्वायर x लिखा गया है। अब देखिए साइन 4/5 क्या होता है, आप देखें लाल बटे कक्का पढ़ते होंगे आप लोग, तो साइन जो दिया गया है लंब बटे कर्ण दिया गया है, लंब बटे कर्ण 4/5 है और आपसे पूछा जा रहा है tan है आपका लंब बटे आधार, लंब तो 4 ही होगा, आधार अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसका tan स्क्वायर हमको निकालना है, तो 4 से 16/9 मतलब डी ऑप्शन देख रहे हैं ना 16/9, यही आपका डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। याद रखना है आपको, इस प्रकार क्वेश्चन काफी आपको एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता है तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है भारत के बाहर नहीं आपका स्थापित किया गया था। देखिए इसमें 3 है जो भारत के बाहर आपके स्थापित किए गए थे, इंडिया हाउस, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सामाजिक गणतंत्र संस्था या फिर बर्लिन समिति। इसमें से एक जो है ना वो भारत के बाहर स्थापित नहीं किया गया था। इसका जो सी ऑप्शन है हिंदुस्तान सामाजिक गणतंत्र संस्था जो है भारत में स्थापित की गई थी। बाकी आपको मालूम है इंडिया हाउस जो है आपका ब्रिटेन और गदर पार्टी आपके सैन फ्रांसिस्को, ये सभी जगह आपके बाहर आपकी स्थापित की गई थी। सी ऑप्शन देख रहे हैं इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात करते हैं। प्रत्येक बहुभुज में, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 45 अंश का है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। बाह्य कोण 45 है तो 360/n कर दीजिए, 360/n अर्थात आप करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, सी ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। 360/45 कर दीजिए आप लोग, तो 45 दूनी 90, 9 चौको 36, 8 आपको प्राप्त हो जाएगा ये। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर देखिए कथन और फिर आ गया है। जब भी मैं आपको कराता था तो 3-4 प्रश्न आपको कराता था कथन निष्कर्ष से, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 3-4 प्रश्न आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कथन है आपका, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलें तो हम मैच जीत जाएंगे। कथन में ये कहा जा रहा है कि यदि हमें सभी खिलाड़ी अपनी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे।
दूसरा है हमने मैच जीत लिया है, ये कथन कह दिया गया हमने मैच जीत लिया है, अर्थात निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले हैं, ये निष्कर्ष निकल रहा है। कुछ खिलाड़ी अपनी क्षमता से नहीं खेले हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या सही है। इसके ऑप्शन देखेंगे, इसके पहले आपको इसका ऑप्शन का आंसर बता देते हैं। इसका सही ऑप्शन आपको मालूम चल गया होगा, बी ऑप्शन सही है, केवल एक अनुसरण कर रहा है। सभी जो है अपनी क्षमता से खेले हैं तभी मैच जीता गया है। अगर अपनी क्षमता से खेलते हैं तभी मैच जीतेंगे, और यहाँ पर कहा गया कि हम मैच जीत लिया है, अर्थात सभी ने अपनी क्षमता खेली है। अगर कोई खिलाड़ी अपनी क्षमता से नहीं खेलता तो हार जाते हैं। इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा सामने निकल रहा है, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 51 नंबर प्रश्न, इसमें से पूछा जा रहा है 156 रुपए को 1, 2, 4, 5 में अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो अनुपात आपको बताना है। 156 है, इन सबको जोड़ लीजिए, 5, 4, 9, 9, 2, 11, एक आपका 12 हो गया। 156 से डिवाइड कर लीजिए 12 को। अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 12 करना 12, अगर 12 3 36 13 प्राप्त होगा। आप जितना जितना अनुपात है उनको लिख लीजिए। 13 ये 13 होगा, 13 दूनी 26 होगा, 13 चौको 52 होगा, 13 पचे 65 होगा। जहां पर ये आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे ये आपका सही हो जाएगा। 13, 26, 52 और 65, ये सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम आपको बताना है, डीएनए। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पूरा नाम, सही ऑप्शन इसका सी ऑप्शन, पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी जो होता है वो इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, वो आपका सही नाम है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन टेनिस प्रतियोगिता में रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लॉन टेनिस मतलब आपका होता है टेनिस, और कहाँ से करते हैं, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है आपके कौन, रोजर फेडरर आपके कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको गणना दी गई है, सीधे सीधे क्या करना है, भाग करना है इनको। इसका भाग इसमें कर दीजिए, फिर इसका भाग इसमें कर दीजिए, इसके प्रकार से करना है आपको। ये इस प्रकार से 562 और 562 में 8 का भाग करना है। इस प्रकार से इसका सही आंसर आपको निकल के सामने आ सकता है। तो जब इसका भाग देंगे ना आप, इसमें से इसका भाग देंगे 64 आएगा, फिर 8 से आप भाग दे देंगे तो 8 इसका सही आंसर प्राप्त हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल, हर्ट, ओम, वोल्ट, 4 ऑप्शन आपके पास है। सही ऑप्शन आपको सभी को मालूम है, ध्वनि को नापा जाता है डेसिबल से नापा जाता है। नीचे आपको ऑप्शन लिखे गए, आप लोग इनको देख सकते हैं। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता, किसी अन्य से नहीं। किसके माध्यम से HIV नहीं प्रसारित होता है। मच्छर के काटने से, स्तनपान से, एक सुई का बहुप्रयोग से, या फिर यौन संबंध से। किसमें से HIV नहीं फैलता है। सही ऑप्शन है मच्छर के काटने से HIV मतलब एड्स नहीं फैलता है, ये ऑप्शन इसका सही है। आप लोग देख सकते हैं बाकी तीनों से फैलेगा। यहाँ पर कहा गया है कौन सा विद्रोह जो ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। कौन सा विद्रोह इसमें से, चौथा विद्रोह, नक्सलवादी विद्रोह जो है वो ब्रिटिश द्वारा नहीं लगाया गया था। अगला हमारा है यहाँ से आपसे पूछा गया, एक खिलाड़ी के रूप में प्रशांत तरूण से दुगना सक्षम है, वे मिलकर कार्य करेंगे तो 21 दिन में समाप्त कर पाते हैं, तरूण अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। आप देखते हैं इसको, हम लोग थोड़ा सा ऐसे करते हैं ताकि आप देख सकेंगे। यहाँ पर कहा गया प्रशांत तरूण से दुगना सक्षम है, मतलब प्रशांत की जो क्षमता है दुगनी है, अर्थात जो इसको समय लगेगा इसको उल्टा समय लगेगा। इसको 1 दिन लगेगा तो इसको जो तरूण को 2 दिन समय लगेगा। वे मिलकर 21 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, अर्थात इनकी जो क्षमता है दोनों की मिलाकर के 3 है। 3 क्षमता है, 21 दिन में कार्य समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब 63 काम रहा होगा। 63 काम को दोनों लोग मिलकर के 21 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। तरुण अकेला उस काम को कितने दिन समाप्त करेगा। तरुण तो 63 दिन लेगा, क्योंकि तरुण का जो है आपकी क्षमता एक ही है, अर्थात 63 काम को वो 63 दिन में समाप्त करेगा। और यदि प्रशांत की बात करेंगे तो प्रशांत कितने दिन बाद काम को समाप्त करेगा, 63/2 दिन में समाप्त करेगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि किसका, तरुण का पूछा गया है, तो तरुण हमारा कितने दिन में, 63 का काम है तो 63 दिन में समाप्त करेगा, क्योंकि उसकी क्षमता जो है ना वो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यदि भाग को गुणा में दर्शित करता है, माइनस योग को दर्शित करता है और प्लस भाग को दर्शित करता है, और जो मल्टीप्लाई है वो ऋण को दर्शित करता है, तो ये समीकरण दिया गया है। जैसे जैसे कह रहा है उसकी जगह पे आप लोग रख लीजिए, और जो सही ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 इसका सही आंसर आ जाएगा। भाग को चेंज कर लीजिए गुणा में, और माइनस को चेंज कर लीजिए योग में, और बस इसका सिंपल से गुणा भाग तो आप लोग कर ही सकते हैं। NTPC का आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, 129 है, जितना तेजी से आप लोग कर लेंगे वहां पर एग्जाम में उतनी आपका समय बचेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर क्वेश्चन कर पाएंगे। ये सब क्वेश्चन होते हैं ना आपका समय आपका घटाने के लिए किया जाता है, इनमें कोई दम नहीं है वैसे, लेकिन आपका समय ज़्यादा ले जाएंगे जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। 60 नंबर यहाँ पर है,
नवंबर 2015 में भारत सरकार द्वारा समाचार और सामयिकी चैनल के लिए एफडीआई 26% तक की बढ़ोतरी घोषणा की गई थी। ये 2016 का पेपर है, 2015 करंट अफेयर आई है, तो इसको प्रश्न को छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है इस समय चर्चा करने का, बहुत पुराना प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वर्तमान में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री कौन है? 2016 का पेपर, उस समय कौन थी? निर्मला सीतारमण थी। अभी आपकी सरकार का गठन हो गया है, तो अब आप लोग नए मंत्री बनेंगे, उनको आप लोग रटिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये पुराने मंत्री आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो ये उस समय के मंत्री थे, तो उस समय आपसे पूछा गया था, तो आप लोग इस समय के याद करिएगा। अभी भी मैं आपको नए वाले नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल फिर से चेंज हो सकती है, तो अभी आप लोग याद भी मत करिएगा, जब मंत्रिमंडल बन जाए तो भी याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया, रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहती है, यह मेरे पुत्र के दादा की एकमात्र बहू के पिता का पिता है। तो रीमा का क्या किस प्रकार से संबंधित है रीमा? चलिए इसको लगाते हैं। रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहती है, यह मेरे पुत्र, रीमा यहां पर है, यह मेरे पुत्र, ये पुत्र नीचे होगा, याद रखिएगा, पुत्र के दादा, दादा कहां पर होंगे? दादा यहां पर होंगे, दादा यहां पर होंगे, ये पिता होंगे। दादा की एकमात्र बहू, ये आपकी एकमात्र बहू होंगे, ये खुद ही है एकमात्र बहू। बहू के पिता, बहू के पिता इसके नाना लगेंगे, और पिता के पिता, पिता के पिता। अब देखिए बात यहां पर इसके पुत्र से नहीं पूछी जा रही है, खुद अपने का पूछी जा रही है। रीमा इस प्रकार से किससे संबंधित है? रीमा क्या लगेगी इनके, ये ऊपर वाले देख रहे हैं ना, इनसे किस प्रकार से संबंधित है? ये इनके दादा ही लगेंगे। रीमा के पिता क्या लगेंगे? इसके दादा लगेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, आराम से लगाइएगा, जो मैं बता रहा हूं इसका सही ऑप्शन यही है। थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया, इसलिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा था, लेकिन जूम करने से पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा लगाने का। सही बिल्कुल मैंने आपको बताया है, वो इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। दो संख्याओं को जो अनुपात दिया गया है 4:9 दिया गया है, तथा उनका जो एचसीएफ है वो 11 दिया गया है, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो चलिए लगाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात जो है 4:9 दिया गया है। तो देखिए जो एचसीएफ होता है ना, वो संख्याओं के अंदर ही होता है, अर्थात अगर कोई संख्या है 4 है, तो उसके अगर एचसीएफ 11 है तो वो 44 होगी। अगर कोई संख्या 9 है तो उसमें एचसीएफ तो उसका होगा ही होगा, तो 9 11 नहीं 99। एक संख्या आपकी 44 होगी, एक संख्या आपकी 99 होगी, तो 44 और 99 अगर आप एलसीएम देंगे तो ये आपका ए ऑप्शन देख रहे हैं ना, 396 प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा एचसीएफ जो होता है ना, उन्हीं संख्याओं के अंदर होता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में उसका जो एचसीएफ है वो समाहित होता है। ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया, एक्वारियम जो आप देखते हैं ना, मछली रखी होती है एक्वारियम में, आपने कहीं कहीं देखा होगा, एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्नलिखित में से उसके बारे एक्वेरियम के बारे में क्या सही है? ये इसका देखिए सही ऑप्शन जो है ना, मनुष्य द्वारा निर्मित वो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो प्राकृतिक रूप से आपका नहीं निर्मित किया गया, मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया, जिसमें मछलियां जीवित रहती हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं, पत्थर भी पड़े होते हैं, और गैसें ही भरी होती है कुछ, और उसको खाना भी दिया जाता है बाहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काउंटर को लिखा जाता है NTERCOU, ध्यान दीजिएगा, NTER ये आपका ले लिया गया पीछे से, और इसके बाद क्या है COU वैसे ही लिख दिया गया। ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्या है, एनालॉगी को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले क्या कीजिए, पीछे वाले को ले लीजिए, चारों को LOGY लिख लीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, ANA लिख लीजिए। ANA लिख लेंगे ना, सी ऑप्शन देख रहे हैं ना, LOGY ANA, ये आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। आगे के प्रश्न की बात करते हैं आपसे। आगे कौन सा प्रश्न इसमें देखते हैं। दी गई संख्याओं में से आपको आरोही क्रम में सही करना। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में देखेंगे, तो भाग देके देख लीजिए आप लोग। ये सी ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसको भाग देंगे ना, तो इसमें क्या आएगा, 0.2.8 आएगा इसमें। तो ये सी ऑप्शन देख रहे हैं 0.2.8, और ये 0.3 है, और ये पॉइंट कितना आएगा, पॉइंट आपका 0.4 आएगा। तो छोटे से बड़े, ये छोटा है, इसके बाद ये बड़ा, इसके बाद ये बड़ा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। चारों ऑप्शन को इसमें चेक करना होगा आपको। जो मैं आपको आंसर देख के बता दे रहा हूं, तो इसमें मैंने आपको सी डायरेक्ट चेक किया है, आपको इनको चारों को चेक करना होगा एग्जाम हॉल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक डेटा जो है प्रसरण 144 है, तो आपको मानक विचलन ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, मानक विचलन का आपको फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। मानक विचलन क्या होता है, जो डेटा प्रसरण होता है ना, उसका जो होता है अंडर रूट होता है। तो 144 का अंडर रूट आप ले लेंगे, मानक विचलन उसका निकल आएगा। 144 का अंडर रूट कितना आएगा, 12 आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जो मानक विचलन आपको ज्ञात करना है, मानक विचलन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये बी ऑप्शन देख रहे हैं ना, यही आपका सही होगा। देखिए दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, +-12 दिया गया है और 12 भी दिया गया है। जो अगर मानक विचलन की बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा 12 आएगा आपका, जो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 74 97 से भाग दे रहा है, 197 147 और -8 किया जा रहा है इसमें।
तो इसका आप पहले सब क्या करें, भाग कर दीजिए। इसमें से आप भाग करेंगे ना तो आपको 51 प्राप्त हो जाएगा। 51 माइनस 8 करना है। 51 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन में 43 कहीं पर नहीं दिखेगा। 51 माइनस 8 करेंगे 43 आएगा। इसमें से कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन को हटा दिया गया। तो नीचे आप देख सकते हैं इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं किया गया है। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी फाउंड, इस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में कुछ गलत पाया गया, इसलिए क्वेश्चन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के सर्वप्रथम जूट मिल कहां पर स्थापित की गई थी? आपको जवाब देना। देखिए, सर्वप्रथम जूट मिल कहां पर स्थापित की जा सकती है। यदि आपको यह सिर्फ मालूम हो कि जूट सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है तो आप सही कर देंगे। बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है तो वहीं पर मिल स्थापित की जाएगी। जहां पर कुछ भी ज्यादा होगा वहीं पर की जाएगी। जो बी ऑप्शन है वही सही होगा। प्रथम मिल जो है आपकी बंगाल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अभिनेता रजनीकांत के साथ आगामी फिल्म इथेरियन 2 में किस हॉलीवुड अभिनेता ने अभिनय करने की पुष्टि की है? मतलब कि उनके साथ काम करेंगे हॉलीवुड अभिनेता इथेरियन 2 में। जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है आपके, ये आपके काम करेंगे। सी ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये वाला, ये आपके काम करेंगे। हॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता है। सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इसके बाद आपसे पूछा गया मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कौन सी कड़ी जीवाश्म की खोज की गई है? लूसी, होमोलेनिडी, होमोसैपियंस, आर्थ्योफेंथिलिन्स। मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज की है? सही ऑप्शन जो है ना, बी ऑप्शन है, होमोनेलिडी है। पुराना क्वेश्चन है, अब आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा। 2-4 क्वेश्चन इसमें से आपको नए तरह से तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। इसमें से आपको पूछा गया है चिन्हों के निशान को आपस में बदलना है। किसके किसके निशान को आपस में बदल दिया जाए कि ये 57 प्राप्त हो जाए? तो मैं आपको सही आंसर आपको इसका बता देता हूं। इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। प्लस और भाग का निशान अगर आप चेंज कर देंगे ना, प्लस और भाग का निशान चेंज कर देंगे तो आपको 57 प्राप्त हो जाएगा। ठीक तरह से आप लोग लगा लीजिएगा, आपको सही आंसर इसमें से प्राप्त हो जाएगा। 73 में पूछा गया सुंदर वन विश्व के टाइटल हेलोफाइट जंगल सबसे बड़ा किसका है? सुंदरवन का डेल्टा जो है किसके लिए फेमस है? जंगली पहाड़ियों के लिए, पेरिपस के लिए, मैनग्रोव के लिए, मार्स के लिए? ये आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग पूरा प्रश्न देख लीजिए। जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। मैनग्रोव वनस्पति सबसे ज्यादा सुंदरवन में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। नीचे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मनुष्य कौन सा था? 2 चीजें आपसे पूछी जा रही है, एक अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला, एक चंद्रमा पर यात्रा करने वाला। दोनों आपको सही जवाब देने हैं। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है, रूस के थे यूरो गागरिन। इन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले मनुष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप चर्चा करते हैं। आंकड़ों का आपसे माध्य पूछा गया है। सबसे पहले आपको माध्य की परिभाषा मालूम होगी। माध्य क्या होता है? माध्य एक औषधि होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इन सबको जोड़ लेंगे तो ये 9 दूनी 18, 9 3 27 हो गया, 27 3 30 और 40 2 42 आ जाएगा। ये 42 आ जाएगा। आप कितनी संख्या है? 3 3 6 1 7 संख्या है। 42/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर लिखा गया गलत ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया गया है। जो आप लोग लगाएंगे तो 42/7 प्राप्त होगा, ना कि 18/7। आप लोग लगाइएगा, गलत आंसर इसमें दिया गया है, गलत आंसर है। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है। आपसे आंकड़े दिए गए हैं, बहुलक और माध्यिका पूछी गई है। बहुलक तो सिंपल सा है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। 4 यहाँ पर देखेंगे 2 बार आया है, अर्थात बहुलक 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें माध्यिका भी पूछी गई है। माध्यिका में क्या करना पड़ेगा आपको? अवरोही या आरोही क्रम में लगाने के बाद बीच की संख्या होगी जो माध्यिका कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो आप लोग लगाइए, -5 आ जाएगा। और इसके बाद बात करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसके बाद 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। 4 4 2 बार आएंगे आपके, 5 7 10 ये आएंगे आपके। अब यहाँ पर आप बीच का देखेंगे ना तो 1 और आएगा यहाँ पर बीच का, 1 और 4 इसके बीच में आएंगे, जिसका अगर योग करेंगे ना 1 और 4/2 करेंगे तो 5/2 आएगा, अर्थात 2.5 आएगा। जो इसमें ऑप्शन बनाइए। बहुलक और माध्यिका एक ही प्रश्न में कैसे निकाला जा सकता है? बहुलक 4 आ जाएगा, माध्यिका के लिए अगला अलग से इसमें देना चाहिए था ऑप्शन, जो कि नहीं दिया गया है। बी ऑप्शन वैसे सही भी किया गया है, तो सिर्फ बहुलक के हिसाब से इसको सही कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना 2018 में, सर्वोत्तम जो गोलकीपर का पुरस्कार किसको दिया गया था? आपको जवाब देना है। गोल्डन बीट, जो आपका जो गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपको नाम पूछा गया है। जो गोलकीपर होता है, जो गोल को पकड़ता है, उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव्स या फिर गोल्डन कैप? अब उसको गेंद को पकड़ने के लिए गोल्डन ग्लव्स की जरूरत होगी। सी ऑप्शन सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। ग्लव्स की जरूरत होगी, सी ऑप्शन सही है। अभिकरण कारक से चौथा सवाल। एक सेट में कितने सवाल आ रहा है देख रहे हैं। अभिकरण कारक से, भारत एक सार्वभौम देश है, इसकी संसद दिल्ली में है, ठीक है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, ये आप लोग ध्यान से देखिए।
भारत एक सार्वभौम देश है, बिल्कुल सही कहा गया। इसकी संसद दिल्ली में भी है, लेकिन ये जो अभिकरण है कथन कथन की जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन देख रहे हैं ना आप, अभिकरण जो है दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोनिका जो है एक स्थान से चलकर वाहन की ओर चलती है, एक स्थान से चलकर मतलब पैदल चलकर, और वाहन से वापस आती है, तो उसको 9 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। मतलब अगर एक तरफ से पैदल जाती है एक तरफ से वाहन से, तो 9 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ से पैदल जाएगी तो 11 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा। तो वाहन से आने जाने में कितने समय लगेगा? ये आपका जो होता है ना एक्स प्लस वाई से लगता है, सिंपल सा है। एक्स प्लस वाई मतलब एक हो गया आपका पैदल चलने में, एक हो गया वाहन से चलने में, दोनों में समय कितना लग रहा है? 9 घंटे 15 मिनट। 9 घंटे 15 मिनट को हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट को घंटे में चेंज कर लेते हैं, 1/4 आ जाएगा। 9 सही 1/4 घंटे आपको लग रहा है। अब क्या कर रहा है कि उसे चल कर जाने में, मतलब कि एक्स प्लस एक्स जाने में 11 घंटे 12 मिनट लग रहे हैं। 11 घंटे 12 मिनट को चेंज कर लेते हैं 1/5 घंटे में। आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपके इसमें से? 11 × 5 = 55, एक 56/5 निकल कर आएगी। 56/5 को 2 से भाग कर देंगे तो आपको निकल कर आ जाएगी एक्स की वैल्यू, जो निकल कर आ जाएगी 28/5 निकल कर आ जाएगी। 28/5 निकल कर चली जाएगी यहाँ पर एक्स की वैल्यू। आप देखते हैं एक्स की वैल्यू निकल आई है। ऊपर एक्स प्लस वाई बराबर हमने क्या लिखा था? 9 सही 1/4 लिख रखा था। तो वाई का मान जो निकल कर आ जाएगा वहां पर से, वाई का मान निकल कर आएगा यहाँ पर आएगा 73/20 आ जाएगा। y का मान जो निकल कर आएगा 73/20 आ जाएगा। आप क्या करें, दोनों तरफ चलाना है। एक तरफ का आया है 73/20, दोनों तरफ का आएगा 73/20, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 73/10 आ जाएगा। 73/10 मतलब 7 घंटे 3/10 मल्टीप्लाई 60 कर लीजिएगा यहाँ पर, तो 6 × 18 मतलब 18 मिनट। 7 घंटे 18 मिनट का समय उसको लगेगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया रहा है, आप देखिए एक आंकड़ा दिया गया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ढंग से इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको हम जूम करके पूरा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहां पर कहा गया एक परीक्षा में 3 वर्ग दिए गए हैं, ए बी सी थे। इन तीनों वर्गों में से 33 विद्यार्थी ए में उत्तीर्ण हुए हैं, 34 विद्यार्थी बी में उत्तीर्ण हुए हैं और 32 विद्यार्थी सी में उत्तीर्ण हुए हैं। 10 विद्यार्थी ए और बी में हैं, 9 विद्यार्थी बी और सी में हैं, 8 विद्यार्थी ए और सी में हैं। केवल किसी एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या समान थी, जो कि 21 थी। इन सब प्रश्नों के लिए 3 गोले बनाए जाते हैं, 1 गोला 2 गोला 3 गोला। जैसे जैसा करता जा रहा, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर। इसको आप लोग बना लीजिएगा, जो लोग लगा रहे हो। इसको मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर बाद, और आपको धीरे धीरे आंसर बताने का प्रयास करूंगा। इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी में सबसे पहले नीचे वाले पे जाइए कि प्रत्येक वर्ग में 21 थे, प्रत्येक वर्ग में 21 थे, तो 21 सब में रखे जाएंगे। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, ए और बी में 9 है, ए और बी में 9 है, और बी और सी में जो है आपके यहाँ पर ए और बी में 10 है और बी और सी में 9 आपके 9 है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना ए में 33 है, पहले ये भी देखना ए में 33 है और बी में 34 है। 21 आपके हो चुके हैं, बचे कितने ए में बचे हैं 12। 12 के बाद आपसे कह रहा है कि ए और बी में 10 हैं, ए और बी में 10 हैं, अर्थात आपको ए और बी में 10 रखने के लिए यहाँ पर आपको बीच की एक संख्या रखनी पड़ेगी। जो बीच की क्या संख्या आप लोग इसमें रख सकते हैं, तो बीच में आप लोग क्या रख सकते हैं, 6 अगर यहाँ पर रखेंगे ना, क्योंकि तीनों में तो कुछ कॉमन होगा ना। अगर आप पीछे आप लोग निकालेंगे सभी को, तो यहाँ पर आपको 6 रखना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर आप लोग क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। आप यहाँ पर 4 रख सकते हैं। अब बी और सी के बीच में 9 है, बी और सी के बीच में 9 और 6 हम पहले से रख चुके हैं। ये हमने 6 बाद में निकाला है, अभी हमने पहले आपको बता दिया है, या आप बाद में निकालेंगे। और यहाँ पर 2 रखेंगे, तो इन दोनों के बीच में 10 हो गए हैं, इन दोनों के बीच में 9 हो गए हैं, इन दोनों के बीच में 8 हो गए हैं। जैसा कि कह रहा है 21 सब में कह रहा है कि 21 केवल सभी में रहेंगे। ये आप लोग बनाइएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक बार में आपको इसको लगा नहीं पाएंगे। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको इसको धीरे धीरे कराने का प्रयास कर रहा हूँ। एक या एक से अधिक वर्गों में उत्तीर्ण आपका जो होते हैं विद्यार्थी, उनका केवल एक से निकालना है। अब क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। 21 63 हो गए, आपको सबको जोड़ लेना है। जो 6 थे, उसके बाद 2 थे, उसके बाद 4 थे, इन सबको जोड़ेंगे 78 आएगा। जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था ना, अब मैंने उसको मिटा दिया है, तो 78/21 इसका सही आंसर आ जाएगा। केवल ए में जो थे ना वो 21 लोग थे, नीचे देखा था ना, सब में हमने 21 बनाया था, तो केवल 21 थे ए में भी 21 थे, बी में भी, केवल ए में। याद रखना है, ये आपको सवाल लगाने चाहिए, और ये आप जो जब कॉपी में लगाएंगे ना तभी आप लग पाएंगे। ऐसे मैं आपको मुंहजबानी बता रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो कितने विद्यार्थी सभी वर्गों में उत्तीर्ण हुए हैं? सभी वर्गों में जो हमने बीच में निकाले थे ना 6 विद्यार्थी, सभी वर्गों में ये 6 विद्यार्थी जो ए में भी पास हुए, बी में भी, सी में पास हुए थे, वो 6 थे। ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला हमारा है कि दिए गए आंकड़े, अभी एक और प्रश्न से बढ़ के, कितने विद्यार्थी तीनों वर्गों में केवल एक ही वर्ग में उत्तीर्ण हुए हैं? अब केवल तीनों वर्गों में से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? 21, 21, 21। आपके देखें ना, केवल तीनों वर्गों में 21, 21, 63 विद्यार्थी आपके केवल तीनों वर्गों में आपके जो है उत्तीर्ण हुए हैं। सही ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन, आप लोग इसमें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। खाने का जो होता है ना नमक, उसका फार्मूला आपसे पूछा गया है। खाने के नमक का फार्मूला कितना होता है? सोडियम NaCl होता है। NaCl का फार्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड कहते हैं हम लोग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा तेजी से करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन अभी आगे बचे हुए हैं आपके। आगे के देखते हैं। एक आपको सरल करने क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से क्या आपको सरल कर लीजिए। 7x दिया गया है और 3x आपका है, 3x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। माइनस मतलब माइनस यहाँ पर 12x हो जाएगा। ये आपको दिया गया है, इसमें से आप घटा देंगे इसमें से तो 5x आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका इसका सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एल सुब्रह्मण्यम को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते? सी, मतलब कि वायलिन बजाते थे। अब थोड़ा तेजी से करते चलते हैं, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, फिर लोग कहते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। हमारा प्रयास होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो आप खुद कॉपी में बनाकर आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए इसको देख लीजिए। राधा, रेखा, राखी, रागनी, रश्मि, रीमा और रेणु एक व्यक्ति के केंद्र में बैठी हुई हैं। अब जैसे जैसा कह रहा हम वैसे वैसे बनाते चलेंगे और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो आगे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। इसमें आप कह रहा है कि रीमा जो है रश्मि के बगल में नहीं है, इसके बारे में बना नहीं सकते हैं। तीसरा से बनना चालू होगा। राधा रागनी के तुरंत दाएं हैं। राधा रागनी के तुरंत दाएं। राधा को यहाँ बैठा दीजिए, राधा। रागनी को यहाँ बैठा दीजिए, रागनी। रागनी, इसको आप लोग बनाइएगा। इसके बाद कह रहा है कि राधा रागनी के तुरंत दाएं हैं। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। रेखा कहाँ बैठाना है आपके? रेखा जो है रीमा के बाएं दूसरी है। अभी रीमा की कोई चर्चा ही नहीं की गई है। इसके बाद कह रहा है राधा रेणु के बाएं दूसरी है। राधा जो है आपकी, ये राधा जो ये है ना, रेणु के बाएं तीसरी है। 1 2 3, यहाँ पर आप क्या बना दीजिए, राधा रेणु के बाएं तीसरी है। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको। तो हमने बनाया था, सही बनाया था। यहाँ पर क्या करना था आपको, यहाँ पर आपकी रागनी थी, यहाँ पर आपकी राधा है, राधा है। और अब क्या करना है, रेणु क्या है? तीसरे है। 1 2 3, यहाँ पर रेणु को बैठाना, यहाँ पर आपकी रेणु बैठेगी, याद रखना है, तीसरे स्थान पर रेणु है। अब क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर पढ़ना है कि राधा रागनी के तुरंत दाएं बैठी है। राधा तो ये हमने बना दिया था पहले से। अब रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। अगर हम क्या करेंगे, रेखा को यहाँ बैठाते हैं और यहाँ पर रीमा को बैठा लेंगे ना, यहाँ पर तो रीमा को यहाँ बैठा लेंगे तो रीमा के बाएं दूसरी हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी यहाँ पर। ध्यान से आप लोग इसको बनाइएगा, सिंपल सा आपको बनेगा। अब पूछ रहा है, अगला हमारा है कि रीमा रश्मि के बगल में नहीं है। रीमा को रश्मि के बगल में नहीं बैठाना है, तो रश्मि को कहाँ पर बैठाना है? रीमा को कहाँ बैठाना है? तो रीमा को आप लोग यहाँ बैठा ले चुके हैं इसको। अगला हमारा है, अब राखी बची, राखी को यहाँ बैठा दीजिए आप लोग, और बस सभी बैठ गए हैं। रेखा बैठ गई यहाँ पर और रश्मि यहाँ बैठेगी, रश्मि आपकी यहाँ बैठे जाएगी। तो रश्मि यहाँ बैठेगी, राधा यहाँ पर है, रागनी यहाँ पर है। सभी चीज़ें बन गई हैं, बस स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं पड़ गई हैं क्योंकि काफ़ी हमने कॉम्प्लिकेटेड इसको बना ही दिया है। सही ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन जो है हमारा है सी ऑप्शन सही होगा। पहला का क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित जोड़ियों में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा हुआ है? अब जैसा हमने बनाया था उसको आप लोग देखेंगे तो रीमा जो है राखी के बगल में बैठी आपको दिखाई पड़ेगी। तो इन सब प्रश्नों का आप आंसर देख लीजिए, यदि आपको सही बन गया होगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आप पूछा गया कौन सा व्यक्ति दो बीचों के बीच बैठा है? जो बी ऑप्शन देख रहे हैं ना, राखी रागनी सीमा, ये आपकी रागनी जो होगी इन दोनों के बीच में बैठी होगी। ये सभी प्रश्न आपके ऊपर के कथन से लगेंगे। अब अगला हमारा है कि रागनी के बाएं दूसरी कौन बैठी हुई है? रागनी की जो बाएं बैठी हुई है वो रीमा बैठी गई है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला हमारा है संपादक पत्रिका से संबंधित और नाटक किससे संबंधित है? नाटक संबंधित है आपका डी ऑप्शन। निर्देशक जो होता है ना वो नाटक आपका करता है, संपादक पत्रिका का प्रकाशन करता है तो निर्देशक नाटक कराता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर पूछा गया घर्षण का गलत उदाहरण है। घर्षण कहाँ पर नहीं लग रहा है? अगर आप चौथा ऑप्शन देखेंगे ना, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु का उठाना है, जो यहाँ पर घर्षण का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये है आपके। अगला इसमें पूछा गया गणना करना है। अब देखिए ये प्रश्न आपको दिया गया है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई ना करना चालू कर दीजिएगा। एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप इसका मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर दिया गया 54, ये 67। अब क्या करेगा मल्टीप्लाई में 1000 10,000 आप लोग लिख लीजिएगा, 10,000 -1 कर लीजिएगा।
समझ रहे हैं। इसके बाद -1 कर लेंगे ना, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, अब घटा दीजिएगा। अब देखेंगे ना आप 64, 367 और कितने जीरो, 4 जीरो लगा देंगे हम लोग। अब इसमें से 54 367 घटा दीजिए, ये आपको घटाना है। अब इसमें सिर्फ घटाना बचा हुआ है। अभी आप मल्टीप्लाई करने में परेशान होते हैं, जो आपको रेलवे कराना चाह रहा है। इसका सही ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, डी ऑप्शन सही है। घटाएंगे तो ये ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। स्मार्ट तरीके से काम करना था। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने के लिए कम तोल का प्रयोग करता है और 9% का धोखा देता है, तो कुल लाभ आपको बताना है। देखिए, खरीदने भी कर रहा है और बेचने भी कर रहा है। 9%, तो 9 + 9 मल्टीप्लाई ये होता है ना x + y बटे x + y, ये होता है। तो 9 18 और 9 9 आपका 81 होगा, तो 18.81 इसका सही आंसर आ जाएगा। दोनों में कर रहा है, खरीदने और बेचने में, तो 9 और 9 का दोनों से निकालना पड़ेगा आपको। अगला हमारा जल ही जीवन है, आवश्यक है। तो कारण क्या कह रहा है, 3 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। क्या कहा गया इसमें देख लीजिए, सही ऑप्शन क्या कहा गया है। अभिकरण सही है, लेकिन कारण जो है गलत दिया गया है। जो आपका हाइड्रोजन होता है ना, H2O होता है। यहाँ पर कहा गया 3 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत कहा गया। जो यहाँ पर 2 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है। पहला आपका कारण जो है गलत है, अभिकरण आपका सही है। जल ही जीवन है, ये आपका आवश्यक है। अगला 94 नंबर है, सर्वप्रथम पूर्वानुमानित जो आपका सुपरनोवा विस्फोट हुआ था उसकी तस्वीर लेने के लिए हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन का प्रयोग किया गया था। किस आपका देश से संबंध है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखता है। ये आपका तस्वीर जो खींची गई थी हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन से, वो अमेरिका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं आपसे। इसके बाद पूछा गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 31 92 है, उनका एलसीएम 56 है, तो एचसीएफ आपको निकालना है। 31 92 है, भाग दे दीजिए 56 से, एचसीएम इसका निकल आएगा। 31 92 से 56 में भाग दे देंगे, सही ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा, डी ऑप्शन 57 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद मीना का परिचय देते हुए अपने पुत्र के दादा की एकमात्र बहन के रूप में निरूपित करता है। मीरा शरद से किस प्रकार संबंधित है, तो चलिए बताते हैं आपको। शरद मीना का परिचय देते हुए अपने पुत्र, शरद मीना का परिचय देते हुए, शरद मीना का परिचय देते हुए अपने पुत्र के दादा की एकमात्र बहन, अपने पुत्र के दादा, ऊपर जाएंगे, दादा की एकमात्र बहन ये हुआ, मतलब कि अपने पापा की बहन। इसके पापा की बहन क्या लगेगी, बुआ लगेगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है, भीमबेटका गुफा बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार कौन सा नहीं है, तो निजता का अधिकार है ना, वो 6 आपके जो मूल अधिकारों में नहीं आता है। बाकी ये तीनों अधिकार आपके जो है मूल 6 अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन सही है, निजता का अधिकार जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला हमारा 99 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इसको ये लिखा जाता है और 0826 को ये लिखा जाता है, तो DMBTX को क्या लिखा जाएगा। डी देखिए यहाँ पर क्या है, डी यहाँ पर देख रहे हैं 4 है, और बी क्या है, बी आपका देख सकते हैं 8 है, तो 4 8 यहाँ से प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। एम क्या है, एम देख सकते हैं आपका 7 है, तो 7 भी आपको प्राप्त हो जाएगा। टी कितना है, टी 0 है, तो आप देख सकते हैं अब आपको सही स्पष्ट तस्वीर मिल गई होगी। सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हों को परिवर्तित करना है आपको, माइनस को गुणे करना है, 7 और 3 को परस्पर आपको बदलना है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, 7 और 3 को बदल लेते हैं और माइनस और इसको बदल लेते हैं। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, आप देखेंगे ना, ये आपका सी ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये सी ऑप्शन, इसको परिवर्तित कर लीजिएगा। 7 21 आएगा, 21 में से 1 घटा लेंगे तो 20 आपका सही ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन की सीरीज थी। 1-2 क्वेश्चन जो चित्र वाले क्वेश्चन थे, हमें बैठालने वाले क्वेश्चन थे, वो आपको दिख नहीं रहे थे सही कि राधा कहाँ बैठ रही है, रागनी कहीं बैठ रही है, लेकिन मैं बता रहा था, तो आप लोग उसको बना लीजिएगा कापियों में। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बन नहीं पा रहा है। और एक वो जो क्वेश्चन था स्ट्रक्चर वाला, उसमें ABC वर्गों वाला, उसको भी आप लोग एक बार बना लीजिएगा कापी में, उससे आपको स्पष्ट होगा। ये छोटी छोटी स्क्रीन में आपको दिखता भी नहीं होगा। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। हमारा प्रयास था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए, पूरा प्रयास किया हमने। और कुछ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देते हैं जो NTPC के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लिया करिए। हमारा देखिए प्रयास होता है आपको दिशा दिखाना होता है, चलना आपको खुद अपने रास्ते पे है। तो प्रयास कीजिएगा, जहाँ पर भी समझ में ना आए तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा और पूरी तरह से आप लोग पूरे 100 क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होते हैं, उनको छोड़ दीजिएगा। नई करंट अफेयर आप पिछले 1 साल की तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। अभी जो नया मंत्रिमंडल का गठन होगा उसको भी तैयार कीजिएगा। एग्जाम आपका जस्ट 1 महीने में लगने वाला है। 2 तारीख से लगभग आपका JEE का एग्जाम खत्म हो रहा है और फिर इसके बाद आपके NTPC की डेट आ जाएगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा वीडियो था। आपको उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। 1-2 क्वेश्चन आपको डाउट हो सकता है कि हमने आपको सही से नहीं समझाया है और थोड़ा तेजी से भी लेके चले, लेकिन समय काफ़ी हो गया है और प्रयास तो हमने काफ़ी किया आपको समझाने। उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।